हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। 10th क्लास शुरू करते हैं अभी। बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट। अगर सीबीएसई की बुक्स में देखेंगे हम तो चैप्टर फर्स्ट, और एनसीईआरटी के हिसाब से देखेंगे तो चैप्टर 6। नाम है चैप्टर का लाइफ प्रोसेसेस, हिंदी में जैव प्रक्रम। तो लाइफ प्रोसेसेस के बारे में देखते हैं अभी। सबसे पहले इसी को समझते हैं, लाइफ प्रोसेसेस होता क्या है। तो लाइफ प्रोसेसेस के बारे में देखो। लाइफ का मतलब क्या है? जीवन। प्रोसेसेस का मतलब क्या होता है भाई? प्रक्रम। तो एक ऐसा प्रक्रम जो जिंदा रहने के लिए आवश्यक है। जिंदा रहने के लिए जो भी चीज जरूरी होती है वो क्या कहलाएंगी? सारी लाइफ प्रोसेसेस। समझ गए कि कोई भी जीवित ऑर्गेनिज्म है, जीवित प्राणी है, उसको जिंदा रहने के लिए जो भी कार्य करने पड़ते हैं या जो कार्य जरूरी हैं वो सारे क्या कहलाएंगे? लाइफ प्रोसेसेस कहलाएंगे भी। अब बात आ गई बीच में कि कौन सी चीज जिंदा है, लाइव या लिविंग। लिविंग ऑर्गेनिज्म किसको बोलेंगे? जीवित प्राणी या सजीव प्राणी किसको बोल सकते हैं हम? तो उसके कुछ करेक्टर्स हैं भी। उस करेक्टर के बेस पे हमने पहले भी पढ़ा है और हम अपने कॉमन सेंस से भी जानते हैं कि कौन से जीव, कौन सी वस्तुएं जीवित हैं, कौन सी वस्तुएं निर्जीव हैं। वस्तुओं को दो भागों में बांटते थे। दो भाग कौन कौन से हो गए? सजीव और निर्जीव। तो सजीव वस्तुओं के क्या क्या गुण है, निर्जीव वस्तुओं के क्या क्या गुण है, उनको दोनों भागों में बांट सकते हैं हम। तो इसमें देखो भाई, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस क्या हो गया भाई? जिंदा रहने के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं या क्या क्या कार्य हैं जो जिंदा रहने के लिए जरूरी होते हैं, तो उसको बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। अब बात आ गई लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जितने भी, उनको सभी को लाइफ प्रोसेसेस की जरूरत पड़ेगी भी। उनके बिना वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इनके कैरेक्टर का क्या क्या रहेंगे, क्या क्या इनके गुण होते हैं, या किस आधार पे हम उसको पहचान सकते हैं कि कोई भी वस्तु है वो जिंदा है या मृत है। तो इसमें देखो भाई, लिविंग ऑर्गेनिज्म के सबसे पहले करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स कि कौन कौन से गुण रहेंगे जिसके आधार पर हम ये बोल सकते हैं कि ये वस्तु सजीव है या ये वस्तु निर्जीव है। तो सबसे पहला पॉइंट तो देखो भी, इसमें जो भी जीवित वस्तु हैं वो मूव करती हैं, मूवमेंट करती हैं अपने आप। जो चीज मूवमेंट करती है वो क्या कहलाएंगी? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो वस्तु अपने आप मूवमेंट नहीं कर सकती वो नॉन लिविंग रहेगी, निर्जीव वस्तु रहेगी। जैसे हम टेबल लेते हैं, फैन लेते हैं या लाइट लेते हैं, तो अपने आप नहीं हिल सकती जब तक कि हम उसको नहीं लाएंगे, तो वो चीज क्या होगी? नॉन लिविंग। लिविंग चीज मूवमेंट से करेंगे भी। दूसरी बात, रेस्पायर, श्वसन। जो जीवित वस्तुएं हैं वो सांस लेंगी, निर्जीव वस्तुएं हैं वो सांस नहीं लेंगी। नॉर्मल सी बातें कर रहे हैं हम, इनके बारे में पहले पढ़ चुके हैं और अच्छे से जानते भी हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका वेट या तो गेन होता रहेगा या रिड्यूस होता रहेगा भी। या तो उनका वजन है वो बढ़ता रहेगा या वजन घटता रहेगा। उनका वजन एक हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जब जन्म लेते हैं तब उनका वजन बहुत कम होगा, जब ग्रो कर जाते हैं या जब उनके बिल्कुल मैच्योर हो जाते हैं तो उनका वजन अलग होता है। तो ये बात आ गई। चौथा पॉइंट रहेगा भी इसमें, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है भी? अपने जैसी संतान पैदा करना। तो ये भी एक लाइफ प्रोसेस है भी। लाइफ प्रोसेस क्यों है कि कोई भी जीव जब अपने जैसी संतान पैदा नहीं करेगा तो क्या होगा? धीरे धीरे वो जीव धरती के ऊपर से बिल्कुल खत्म हो जाएगा, अर्थ से बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आ गई इसमें भी। और सोच के देखो, और क्या होंगे? मूव करते हैं, रेस्पायर करते हैं, वेट वेट गेन करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने आप चल फिर सकते हैं। अ, कोई भी पॉइंट जो हम अपने में अंदर देखते हैं और एक निर्जीव वस्तु में देखते हैं, जो भी डिफरेंस होगा वो सभी जीवित वस्तुओं के क्या हो जाएंगे भाई? करेक्टर हो जाएंगे। समझ क्लियर है इतनी बात? तो एक बार फिर से देख लो, लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ रहे हैं भी हम। जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम क्या है? वो प्रोसेसेस जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए परफॉर्म करने पड़ते हैं या परफॉर्म करने जरूरी होते हैं। उनके बिना कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह पाएगा। तो उसमें बात की थी भी हमने कि ऑर्गेनिजम्स को दो भागों में बांटते हैं। कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो लाइफ प्रोसेसेस दिखाएंगे और
कौन सी दूसरी ऐसी चीजें हैं जो लाइफ प्रोसेसेस नहीं दिखाएंगी? तो जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको लाइफ प्रोसेसेस से कोई मतलब नहीं होता भाई, वो किसी भी तरीके की ये लाइफ प्रोसेस है वो शो नहीं करेंगी। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे जो मैंने तुम्हें बताए हैं, ये ध्यान में रखेंगे, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस चैप्टर को समझने के लिए जरूरी बातें अभी कि किस तरीके से लिविंग और नॉन लिविंग को अलग अलग कर सकते हैं हम। अब देखेंगे हम उसमें लाइफ प्रोसेसेस। अब इसमें एक स्टेप और भी देखते हैं भाई कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें एक महत्वपूर्ण प्रोसेस पाया जाता है जिसको लाइफ प्रोसेस बोलते हैं, वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को हिंदी में बोलते हैं पोषण। पोषण क्या होता है? पोषण है इनटेक ऑफ फूड बाय एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड यूटिलाइजेशन, कि भोजन को शरीर के अंदर लेना किसी भी जीव के द्वारा और उसको यूटिलाइज करना। यूटिलाइज का मतलब क्या हो गया भाई कि कोई भी जीव भोजन क्यों करता है? कोई भी जीव भोजन इसलिए करता है ताकि वो जिंदा रह सके और उसके लाइफ प्रोसेसेस है वो चालू रह सके, या लाइफ प्रोसेसेस में कोई किसी तरीके की दिक्कत ना आए। तो इनटेक ऑफ फूड और यूटिलाइजेशन, न्यूट्रिशन। तो सबसे पहला जो लाइफ प्रोसेस करेंगे भी हम वो न्यूट्रिशन का करेंगे। एक बार लाइफ प्रोसेसेस के बारे में देखेंगे हम, कौन कौन सी लाइफ प्रोसेसेस होते हैं और वो हर एक जीव के लिए जरूरी है। तो यहाँ तक क्लियर है ना? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, न्यूट्रिशन पे बात कर रहे हैं हम। न्यूट्रिशन क्या है? इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन, कि किसी भी जीवित वस्तु द्वारा भोजन अंदर लेना और उसको यूटिलाइज करना। यूटिलाइज का मतलब है भी उसके अंदर जितने भी प्रोसेस बनेंगे, जैसे सबसे पहला काम हो गया फूड का एनर्जी देना, तो एनर्जी के पर्पस के लिए उसको यूज करना, बॉडी की ग्रोथ के लिए यूज करना उसको। जो भी बॉडी की जितनी ग्रोथ होगी सारी किसके द्वारा पॉसिबल है भाई? फूड के द्वारा। तीसरा है उसमें रिपेयरिंग। कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी में जो पुरानी कोशिकाएं हैं वो टूटती रहती हैं, नई कोशिकाएं बनती रहती हैं। तो ये जो नई कोशिकाएं बनती हैं या पुरानी कोशिकाएं टूटने के जगह पे नई कोशिकाएं बनती हैं, वो सारा प्रोसेस किससे संभव है भाई? ओनली फूड के थ्रू। तो इतनी बात क्लियर है। अब इसमें ये देखते हैं भाई कोई भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ में कौन कौन से लाइफ प्रोसेसेस रहते हैं, या कौन कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं, कौन कौन से ऐसे प्रक्रम हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए जरूरी है। तो लाइफ प्रोसेसेस के बारे में लिखेंगे, मेन लाइफ प्रोसेसेस। पूछ ले कोई भी कि मेन लाइफ प्रोसेस कौन कौन से होते हैं या जिनके बिना कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता। तो उसमें देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला होगा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को हिंदी में बोलते हैं हम पोषण, जिसकी हमने बात की थी अभी कि कोई भी जीव जिंदा रहने के लिए भोजन करेगा, भोजन से एनर्जी लेगा, उसको शरीर के अलग अलग कामों में लगाएगा, क्या कहलाएगा? न्यूट्रिशन। दूसरा हो जाएगा लाइफ प्रोसेस रेस्पिरेशन, श्वसन। श्वसन किस चीज के लिए जरूरी है भाई? जो भी भोजन हम खाते हैं, जो भी भोजन खाएंगे, भोजन खाने के बाद पचने के बाद उसका ग्लूकोज बनता है। सिंपल, सबसे ज्यादा भोजन में क्या चीज लेते हैं हम? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का पाचन होकर क्या बनेगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज हर एक कोशिका में चला जाएगा। अब जब कोशिका में ऑक्सीजन जाएगी तो ग्लूकोज के साथ मिलके क्या बनाएगी भाई? एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में बनती है हमारे शरीर में? एटीपी के रूप में। तो ऊर्जा बनेगी एटीपी के रूप में। उस ऊर्जा से हम सारा दिन काम करते हैं, या जितना भी काम होता है शरीर में सारा उसी के थ्रू पॉसिबल है। तो श्वसन में एक चीज को ध्यान में रखेंगे भी, अंदर कौन सी गैस लेते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स? ऑक्सीजन। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या छोड़ते हैं भाई? बाहर। आगे जब इनको एक्सप्लेन करेंगे तब देखेंगे किस तरीके से इनका एक्सचेंज होता है, किस तरीके से ऑक्सीजन अंदर जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी, क्या प्रोसेस है, किसके द्वारा एक्सचेंज का काम किया जाता है, कौन एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करेगा। तीसरा प्रोसेस हो गया भी ट्रांसपोर्ट।
ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे लाना और ले जाना। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उसकी बॉडी में एक ऐसा प्रोसेस रहेगा भी जो पूरे शरीर में घूमता रहेगा। जैसे किसी भी देश की बात करें हम या किसी भी स्टेट की बात करें तो उसमें क्या रहेंगे, रोड रहेंगे। रोड किस चीज के लिए काम आते हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए, किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसको इंग्लिश में दूसरा नाम देते हैं भी सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है, पूरे शरीर में घूमता रहता है। काम क्या है भाई कि जो भी किसी भी भाग में, शरीर के किसी भी भाग में किसी भी पदार्थ की कमी है या कोई भी पदार्थ शरीर के किसी भी कोने में पहुंचाना है तो वो कौन पहुंचाएगा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का मुख्य जो पार्ट है वो होता है भाई ब्लड, रक्त। तो रक्त हमारे शरीर का के किस काम में मदद करता है भाई, ट्रांसपोर्ट में। जो भी चीज शरीर के किसी भी कोने में भेजनी होती है, किसी भी भाग में भेजनी होती है तो क्या करते हैं, उसको रक्त में मिला देते हैं। रक्त में मिला देंगे तो वो क्या करेगा, पूरे शरीर में जहाँ पे भी उसकी कमी है वहां पे छोड़ता रहेगा। जो चीज जहाँ पे ज्यादा है उसको लेता रहेगा। ऑक्सीजन की सप्लाई कौन करता है पूरे शरीर में, सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेके कौन आता है, ब्लड। तो जितने भी उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनते हैं, उनको भी शरीर से बाहर कौन निकालता है, रक्त। तो इसमें क्या हो गया अभी कि कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह लेके जानी है तो वो कौन लेके जाएगा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। या उसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक महत्वपूर्ण चीज रहेगी वो है ब्लड। तो यहाँ तक क्लियर है भाई। लाइफ प्रोसेस, तीन लाइफ प्रोसेस बता दी, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट। चौथा है भी एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है भी, उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब हो गया भी कि शरीर में जब अभिक्रियाएं चलती रहती हैं, अभिक्रियाएं कब चलेंगी भी, जैसे खाना खाएंगे हम, खाना खाएंगे ऑक्सीजन मिलेगी श्वसन से, तो वो क्या करते हैं, एटीपी बनाते हैं, ऊर्जा बनाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बताया था तुम्हें। तो ऊर्जा बनाएंगे तो उसमें क्या चलेंगी, अभिक्रियाएं चलेंगी। अब अभिक्रियाओं के बारे में हमने पिछली क्लासेज में पढ़ा है, 9th क्लास में पढ़ा है, 8th क्लास में पढ़ा है कि कुछ चीजें बिना काम की भी बन जाती है भी, जो हमारे शरीर में कोई काम की नहीं रहेंगी तो उनको शरीर से बाहर निकालना जरूरी रहेगा। तो इस उसके लिए एक सिस्टम काम करता है भी जिसको बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब हो गया उत्सर्जन, कि जो भी वेस्ट मटेरियल शरीर में बन रहे हैं या जिन पदार्थों की शरीर के अंदर कोई जरूरत नहीं है वो शरीर के अंदर बनेंगे, उनको शरीर से बाहर निकालने के लिए एक प्रोसेस काम करेगा जिसको बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन। तो इसमें मुख्य रूप से कौन से अंग काम करते हैं भाई, मुख्य अंग, उत्सर्जी अंग एक रहेगा, बाकी तीन मुख्य उत्सर्जी अंग ले सकते हैं हम। त्वचा, त्वचा की बात करें तो त्वचा से कौन सी चीज बाहर निकलती रहती है, पसीना। दूसरा है लीवर, लीवर भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम करता है। जितने भी विषैले पदार्थ होते हैं शरीर में उनको अलग करता रहता है, बाहर निकालने का काम करता है। अगला आ गया किडनी। तो मुख्य अंग क्या रहेगा भाई इसमें, किडनी, जो हमारे ब्लड को फिल्टर करती है और यूरिन की फॉर्मेशन करती है। तो यूरिन के थ्रू जितने भी विषैले पदार्थ हैं वो शरीर से बाहर निकल जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बता देता हूँ भाई कि एक्सक्रीटरी सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ती है किसी भी जीव को, क्योंकि एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट होते हैं वो अगर शरीर में ज्यादा टाइम तक रहेंगे या उनको शरीर से बाहर नहीं निकालेंगे तो वो क्या करेंगे भी, जहर का काम करते हैं शरीर में, टॉक्सिक, टॉक्सिन का काम करेंगे, टॉक्सिक मटेरियल होते हैं, तो इसलिए उनको शरीर से बाहर निकालना जरूरी रहता है। इसके बाद अगर बात करें भैया तो एक मुख्य लाइफ प्रोसेस और बच गया, वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की भी शुरू में बात की थी हमने। रिप्रोडक्शन क्या होता है, हिंदी में बोलेंगे इसको प्रजनन। तो रिप्रोडक्शन की बात करें तो कोई भी जीव जब अपने जैसे नए जीव पैदा करता है तो उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो इसमें बात कर रहे थे हम कि कोई भी जीव अगर लाइफ प्रोसेस, मेन लाइफ प्रोसेस हो गया, क्यों हो गया भाई, जिंदा रहने के लिए तो जरूरी नहीं है लेकिन अपनी पीढ़ी को कंटिन्यू रखने के लिए जरूरी है। अगर कोई भी जीव अपने अपनी संतान पैदा नहीं करेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे वो जीव
धरती के ऊपर से खत्म हो जाएगा या वो जीव विलुप्त हो जाएगा, बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बारे में आगे करेंगे हम, किस कौन से में दो जीवों की जरूरत पड़ती है, कौन से में एक जीव से नए जीव प्रोड्यूस होते रहते हैं। उसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है वो है भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हिंदी में बोलते हैं इसको नियंत्रण और समन्वय। नियंत्रण और समन्वय। कंट्रोल का मतलब क्या हो गया भाई, कंट्रोल किसी भी चीज को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना उस चीज को। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए दो चीजें रहेंगी हमारे पास, एक तो स्टीयरिंग रहेगा जिससे हम गाड़ी को इधर उधर घुमा सकते हैं, दूसरी चीज कंट्रोल के लिए क्या रहती है, ब्रेक, जो उसको कंट्रोल करने के लिए ब्रेक है, उसको रोकने के लिए ब्रेक रहेंगे। तो इसी तरीके से शरीर में भी कंट्रोल करने का एक सिस्टम रहेगा जो पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, पूरे शरीर को कंट्रोल में रखता है। दूसरी चीज होगी भाई कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, समन्वय। समन्वय का मतलब समझ भी नहीं आया तो और बता देता हूँ। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन सहक्रिया। सहक्रिया का मतलब क्या हो गया भाई, कि सभी अंगों को एक साथ काम करने के लिए उत्तरदायी होता है। ये लाइफ प्रोसेस है, ये क्या करता है भाई, ये सिस्टम है, ये वाला हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला, ये हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं सभी को एक साथ काम करने के लिए उत्तरदायी है, या सभी अंगों से एक साथ काम करवा सकता है ये। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का मुख्य अंग कौन सा हो गया या केंद्र कौन सा होता है भाई, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का सेंटर रहेगा ब्रेन, मस्तिष्क, या इसको बोल सकते हैं हम दिमाग। दिमाग का क्या काम है हमारे शरीर में, सभी अंगों को एक साथ काम करवाना। अगर हमारा मस्तिष्क अच्छे से काम कर रहा है तो शरीर के सारे अंग एक साथ काम करेंगे। अगर मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है तो कोई अंग, किसी अंग को हम काम के लिए ले जाएंगे किधर और वो भागेगा किधर। ये देखते हैं हम, जो लोग बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं, बहुत ज्यादा शराब पी लेते हैं, तो उनके अंग एक साथ काम नहीं करते, तो वो क्या करते हैं भाई, हमारे कंट्रोल, शराब क्या काम करती है, हमारे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। तो ये लाइफ प्रोसेस हो गए भाई मेन। इसमें देखते हैं कौन कौन से लाइफ प्रोसेस हैं, किस तरीके से उनमें काम चलता रहता है, या किस तरीके से हम कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी है। तो अब इसमें ये देखते जाएंगे भी, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन और कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। तो इसमें एक एक करके देखेंगे भी हम कि न्यूट्रिशन है वो एनिमल्स में किस तरीके का न्यूट्रिशन पाया जाता है, प्लांट्स में किस तरीके का न्यूट्रिशन पाया जाता है। क्योंकि हमारे सिलेबस में दोनों तरीके के न्यूट्रिशन, या दोनों जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है दोनों टाइप के, एनिमल और प्लांट्स, तो उनके बारे में पढ़ते जाएंगे एक एक करके। तो यहाँ तक क्लियर है ना भाई। लाइफ प्रोसेस एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं भाई, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए जिन प्रक्रमों की जरूरत पड़ती है या जिन कार्यों की जरूरत पड़ती है वो क्या कहलाएंगे, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस के जो मेन प्रोसेस है लाइफ प्रोसेस, वो हो गए भाई न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अब देखते हैं भाई इनको थोड़ा डीप में एक एक करके, क्या क्या इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस तरीके से घुमा फिरा के क्या क्या बात पूछे जा सकते हैं, तो वो सारी बातें क्लियर करते हैं। तो इसमें देखते हैं भाई सबसे पहले न्यूट्रिशन के बारे में, कि न्यूट्रिशन है क्या और किस तरीके से अलग अलग ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। हम अपने आसपास भी देखते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म तो हरे पौधों पर निर्भर करता है, कोई ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे जीवों पर निर्भर करता है अपने न्यूट्रिशन के लिए। और हरे पौधे हैं, अभी बात कर रहे थे हम कि प्लांट्स भी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो प्लांट्स में भी न्यूट्रिशन देखेंगे भी हम कि पौधे अपना खाना किस तरीके से बनाते हैं, कहाँ से बनाते हैं, तो सारी चीजें एक एक करके देखेंगे भी।
यहाँ तक क्लियर है ना? चलो तो इसमें आगे देखते हैं भाई। सबसे पहला लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की हमने स्टार्टिंग में बात की थी थोड़ी, अब उसको बिल्कुल डीप में देखते हैं। न्यूट्रिशन, पोषण। तो पोषण की अगर बात करें तो क्या पोषण की जो डेफिनेशन थी वो क्या बताई थी भाई? इनटेक ऑफ फूड, कि किसी भी जीव के द्वारा भोजन शरीर के अंदर लेना। इनटेक क्या हो गया भाई? शरीर के अंदर लेना, भोजन शरीर के अंदर लेना। एंड यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन का मतलब बता दिया था अभी कि उसको शरीर में जो भी काम के लिए भोजन भोजन में जो भी पोषक तत्व होंगे वो शरीर के जिस भी भाग में जरूरत है उनकी, उस भाग तक पहुंचाना और वो काम करवाना उससे। क्लियर है इतनी बात? तो इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन, कि भोजन को शरीर के अंदर लेना और उसको भोजन को शरीर के अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल करना, यूटिलाइजेशन कहलाएगा। तो पोषण में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो बनती है भाई फूड। फूड क्या है, भोजन क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है किसी भी जीव को? तो सोचा है? भोजन खाते रहते हैं हम, सुबह शाम दोपहर, जब भी कोई अच्छी टेस्टी चीज मिल जाती है तो खाने के तुरंत बाद भी खा लेते हैं हम। तो उसका रोल क्या है या किस चीज को भोजन बोलेंगे अभी हम? तो इसमें देखते हैं अभी फूड। फूड के बारे में, फूड इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, भोजन हर एक जीव के लिए जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? क्योंकि जितने भी पोषक तत्व हैं वो सारे कहाँ से मिलेंगे? भोजन के द्वारा ही मिलेंगे। जितनी भी बॉडी बिल्डिंग होनी है वो सारी किसके द्वारा होगी भाई? भोजन के द्वारा ही होगी। तो लाइफ प्रोसेसेस के लिए भोजन एक महत्वपूर्ण घटक हो गया। अब भोजन की जरूरत क्यों पड़ती है किसी भी जीव को? तो फंक्शंस ऑफ फूड, या ये बोल सकते हैं हम नेसेसिटी ऑफ फूड, भोजन की जरूरत क्यों है? तो सबसे पहले बात करेंगे भाई हम एनर्जी, ऊर्जा। ऊर्जा कहाँ से मिलेगी भाई हमें? भोजन के थ्रू। भोजन से ऊर्जा मिलती है। अभी बात कर रहे थे, थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने, भोजन में सबसे ज्यादा मात्रा किस चीज की लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट का पाचन होने के बाद क्या बनता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज से क्या मिलेगा? ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ मिलेगा कोशिका के अंदर तब उससे ऊर्जा निकलती है। किस फॉर्म में निकलती है अभी? एटीपी की फॉर्म में। एटीपी का मतलब होता है भाई एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब इसमें देखो भाई दूसरा काम, भोजन का एक काम तो हो गया शरीर में, शरीर के लिए ऊर्जा उत्पन्न करना। दूसरा काम हो गया भाई इसका ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? शरीर में बढ़ोतरी। कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब जन्म लेता है, जन्म के टाइम पे उसका साइज बहुत छोटा होता है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे ज्यादा फूड लेता जाएगा तो उसका शरीर क्या हो जाता है? ग्रोथ कर जाता है, बहुत बड़ा आकार हो जाता है। तो सब किसके द्वारा पॉसिबल है भाई? ग्रोथ, फूड के द्वारा। ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? फूड। फूड से न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, न्यूट्रिएंट्स से नई कोशिकाएं बनती रहेगी, कोशिकाओं से नए ऑर्गन बनते रहेंगे, ऑर्गन फिर ग्रोथ करते रहते हैं। ऑर्गन जब ग्रोथ करेंगे तो पूरे जो ऑर्गेनिज्म है उसकी ग्रोथ देखने को मिलती है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है भी फूड का रिपेयरिंग। रिपेयरिंग का मतलब क्या होता है? कि शरीर में जब हम कोई भी काम करते हैं, खेलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं या चलते फिरते हैं, बोलते हैं, तो उससे क्या होता है? सेल्स डैमेज होती रहती हैं, सेल्स टूटती रहती हैं। दूसरी बात,
हर एक सेल की, हर एक कोशिका की एक निश्चित लाइफ टाइम होता है, निश्चित लाइफ स्पैन होता है, एक निश्चित जीवन काल होता है। उस जीवन काल के बाद वो क्या हो जाती है, सेल खत्म हो जाएगी अपने आप। तो खत्म हो जाएगी तो उसकी जगह नई सेल बनेगी। तो नई सेल बनेगी तो उसका मतलब क्या हो गया, अभी शरीर में रिपेयरिंग का काम है वो भी कंटिन्यू चलता रहता है, कंटिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस है रिपेयरिंग। दूसरी बात करें हम कि खेलते दौड़ते या किसी भी एक्सीडेंट वगैरह के दौरान चोट लग जाती है, चोट लगेगी तो क्या बनेगा, घाव बनेगा। घाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाउंड। घाव बन गया, घाव की थोड़े दिन में क्या हो जाती है, हीलिंग। जैसे जैसे पोषक तत्व शरीर के अंदर जाते जाएंगे तो घाव क्या होता है, हीलिंग, घाव भरना जिसको बोलते हैं। तो हीलिंग किसके द्वारा पॉसिबल है भाई, सिर्फ और सिर्फ फूड के कारण। तो फूड की जरूरत हर एक ऑर्गेनिज्म को होती है भाई, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं। क्लियर है इतनी बात, चाहे पेड़ पौधे हैं चाहे जीव जंतु हैं, सभी जीवों को भोजन की जरूरत होती है, सभी जीवों को भोजन की जरूरत रहेगी। अब बात करें हम ह्यूमन की, मनुष्य की अगर हम बात करें तो मनुष्य के भोजन में कौन कौन सी चीजें मौजूद रहती हैं, या हमारे हम जो भोजन करते हैं उसके मुख्य अवयव क्या क्या होते हैं, हमारे खाने में कौन कौन सी चीजें मौजूद रहती हैं। तो इसमें देखो भी पूछा जाता है कई बार, सबसे ज्यादा मात्रा में लेते हैं हम कार्बोहाइड्रेट। सबसे ज्यादा मात्रा में क्या चीज खाते हैं हम, कार्बोहाइड्रेट, जो हमें अनाजों से मिलती है। कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलते हैं, अनाजों से। सबसे पहले और भोजन का सबसे मुख्य अवयव क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा अवयव होता है भी, कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस चीज के लिए काम आता है, ऊर्जा। कार्बोहाइड्रेट से कौन सी चीज मिलेगी भी हमें, ऊर्जा। दूसरी चीज देखते हैं भी, लिपिड, वसा। जितने भी तेलीय पदार्थ खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहां से मिलती है हमें, अनाजों से। जितने भी अनाज खाएंगे कार्बोहाइड्रेट मिलेगी। सबसे सिंपल एग्जांपल, गेहूं खाते हैं हम, गेहूं की रोटी खाते हैं, गेहूं की चपाती खाते हैं, तो गेहूं से क्या मिलता है हमें, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलेगी, ऊर्जा। जब न्यूट्रिशन में थोड़ा और आगे जाएंगे ना तो उसमें देखेंगे हमारे शरीर में किस तरीके से पाचन क्रिया चलती है। तो पाचन क्रिया में जो एंजाइम आएंगे, एंजाइम लास्ट में कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के किस में बदल देते हैं भाई, ग्लूकोज में। तो ऊर्जा देने वाला मुख्य पदार्थ कौन सा हो गया, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा हो गया लिपिड। लिपिड जितनी भी तेलीय चीजें रहेंगी या चिकनाई वाली चीजें खाते हैं उनसे हमें लिपिड मिलता है। लिपिड भी किस काम आता है भाई, ऊर्जा के लिए। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये चीज रहेगी कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमें ज्यादा ऊर्जा देता है या 1 ग्राम लिपिड। तो इस बात को देखना भी आगे करवाऊंगा मैं तुम्हारे लिए टास्क को, वो होमवर्क मान लो चाहिए इसको। लिपिड 1 ग्राम ज्यादा ऊर्जा देगी या कार्बोहाइड्रेट, दोनों ऊर्जा देने वाले पदार्थ हैं। इनको दोनों को ध्यान में रखो, क्या चीज मिलती है इनसे हमें, ऊर्जा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या रहती है भाई, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज रहेगी प्रोटीन। प्रोटीन किस चीज के लिए जरूरी होते हैं भाई, जो नई नई कोशिकाएं बनती रहती हैं, नई कोशिकाओं के बनने के लिए प्रोटीन की जरूरत रहेगी, जो हमारे खाने में होने आवश्यक है। तो प्रोटीन हमें किससे मिलते हैं, जितने भी दाल हैं, जितने भी दूध वगैरह लेते हैं हम, दूध दाल अंडे, तो इनसे प्रोटीन मिलते रहते हैं। प्रोटीन का मुख्य काम क्या है, नई कोशिकाओं के बनने के लिए मटेरियल उपलब्ध करवाना भी। मटेरियल नई कोशिकाओं के लिए कहां से आएगा, प्रोटीन से। तो प्रोटीन हो गया। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज हमारे भोजन में क्या चीज होनी चाहिए, अगली चीज है भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, विटामिन। सबसे महत्वपूर्ण चीज बचगी भी विटामिन। विटामिन हमें किस चीज से मिलते हैं, भोजन से। केवल और केवल भोजन के द्वारा ही विटामिन प्राप्त किए जा सकते हैं, भोजन के अलावा विटामिन का कोई सोर्स नहीं है। तो विटामिन कहां से मिलेंगे भी हमें,
ज्यादातर अगर हम बात करेंगे तो सब्जियों से मिलेंगी। तो ह्यूमन की बात कर रहे थे भाई, हम मानव की बात कर रहे थे। मानव में जो भोजन है, भोजन के मुख्य अवयव कौन से हैं, मुख्य घटक कौन से हैं जो हमारे भोजन में मौजूद होने चाहिए? तो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और विटामिन। विटामिन हमें ऊर्जा नहीं देते हैं अभी, इस बात को ध्यान में रखना है अच्छे से कि हमारे शरीर में ऊर्जा देने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट और लिपिड। प्रोटीन का काम क्या है? नई कोशिकाएं बनने में। विटामिन का काम क्या है? विटामिन का है उनको अच्छे से रेगुलेट करने के लिए। दूसरी चीज हमने ये नोट की होगी, विटामिन अगर शरीर में आवश्यकता से अधिक मात्रा में हो जाएंगे तो भी उनके प्रभाव से शरीर में कोई ना कोई दिक्कत आ जाएगी। अगर उनकी मात्रा कम होगी तो उनकी कमी से भी शरीर में कोई ना कोई रोग आ जाएगा। तो ये बिल्कुल संतुलित मात्रा में होने चाहिए। अब बात कर रहे हैं हम फूड की, तो फूड कैसा खाना खाना चाहिए हमें भी? हमें कैसा खाना खाना चाहिए? हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, लिपिड सारे आवश्यकता अनुसार हमारे भोजन में मौजूद हों। हमारे भोजन में सभी मौजूद होने चाहिए सारी चीजें। कौन कौन सी? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, विटामिन। अब इसमें सारी चीजें तो मौजूद रहेंगी, लेकिन कौन सी चीज की ज्यादा जरूरत पड़ती है शरीर में, कौन सी चीज की कम जरूरत पड़ती है? तो कार्बोहाइड्रेट है उनकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी और विटामिन है उनकी सबसे कम जरूरत पड़ती है। तो अब देखो, इसमें बात कर रहे थे हम भोजन। भोजन कैसा भोजन करना चाहिए भी? हमें बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए। कैसी डाइट लेनी चाहिए हमें? बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट को हिंदी में बोलते हैं भाई संतुलित आहार। बैलेंस्ड डाइट क्या होगी कि ऐसा भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और लिपिड शरीर की आवश्यकता के अनुसार मौजूद हों। किसके अनुसार मौजूद होगी? शरीर की आवश्यकता के अनुसार मौजूद रहें। उस भोजन को क्या बोलेंगे हम? बैलेंस्ड डाइट, संतुलित आहार। फॉर एग्जाम्पल, हम सबसे ज्यादा काम किस तरीके का करते हैं? फिजिकल वर्क। एक फिजिकल वर्क करने वाले काम लोग हो गए भी, मजदूर है। मजदूर सारे दिन क्या करेगा? शरीर से मेहनत करता है। तो मेहनत करेगा तो उसको बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। तो उसके शरीर में कार्बोहाइड्रेट और लिपिड दोनों चीजें ज्यादा मात्रा में होनी चाहिए। हम क्या करते हैं? हम फिजिकल वर्क कम करेंगे, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो हमारी डाइट में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए भी। या कहने का मतलब ये हो गया कि फिजिकल वर्क जो लोग ज्यादा करते हैं उनको कार्बोहाइड्रेट और लिपिड की ज्यादा जरूरत रहेगी, और जो लोग दिमाग से ज्यादा काम करते हैं उनको प्रोटीन की ज्यादा जरूरत रहेगी। विटामिन की जरूरत सभी को एक समान रहेगी भी, सभी को एक समान रहेगी। विटामिन बहुत कम मात्रा में होने चाहिए, लेकिन भोजन में होने जरूरी है। मात्रा कम रहेगी, लेकिन अगर भोजन में मौजूद नहीं रहेंगे तो उनका दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। क्लियर है इतनी बात? तो इससे आगे देखते हैं भाई, इससे आगे देखेंगे हम कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, बात किस चीज की कर रहे थे हम? न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन में क्या चीज की थी हमने? फूड। न्यूट्रिशन क्या था भाई? इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन बाय एनी ऑर्गेनिज्म, कि किसी भी जीव के द्वारा भोजन शरीर के अंदर लेना और उसको यूटिलाइज करना। अब दूसरी बात की थी हमने भाई कि फूड, किसी भी जीव जीव के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? फूड, भोजन। भोजन से क्या चीज मिलेगा हमें, या भोजन किस लाइफ प्रोसेस के अंदर आएगा? न्यूट्रिशन के। तो भोजन की बात की अभी हमने, भोजन में क्या क्या चीजें मौजूद रहनी चाहिए, कहाँ कहाँ से मिलती है वो। अब बात करते हैं अभी पोषण के बेस पे जीवों को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। तो पिछली क्लासों में पढ़ के आए हम, छठी सातवीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। कौन कौन से भागों में बांटते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को? न्यूट्रिशन के बेस पे या पोषण के आधार पे
जीवों को कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से हैं देखो, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, on the basis of nutrition, organisms can be divided into two parts. Organisms can be divided into two groups या two parts बोल सकते हैं। पोषण के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटते हैं। पोषण के आधार पर दो भाग कौन कौन से हो गए? सबसे पहला पढ़ते आ रहे हैं, अगर ध्यान में नहीं है तो देख लो, ऑटोट्रोफ्स। ये बातें तो ध्यान में रखनी चाहिए भाई, बहुत बार रिपीट होंगी। दूसरे हैं हेट्रोट्रोफ्स। हेट्रोट्रोफ्स, ऑटोट्रोफ्स, हेट्रोट्रोफ्स। हिंदी में ऑटोट्रोफ्स को बोलते हैं भी स्वपोषी, हेट्रोट्रोफ्स को बोलते हैं भी परपोषी। ऑटोट्रोफ्स स्वपोषी, हेट्रोट्रोफ्स परपोषी। तो अब इसमें ये देखते हैं भी ऑटोट्रोफ्स कौन से जीव होंगे और हेट्रोट्रोफ्स कौन से जीव होंगे। पोषण के आधार पे हमने जीवों को दो भागों में बांट दिया। दो भाग कौन कौन से हो गए भी? ऑटोट्रोफ्स और हेट्रोट्रोफ्स। ऑटोट्रोफ्स स्वपोषी, हेट्रोट्रोफ्स परपोषी। तो ऑटोट्रोफ्स देखो भी, दोज ऑर्गेनिजम्स, वो जीव, कौन से जीव भी? विच कैन मेक, जो बना सकते हैं, देयर फूड ओन, ओन मतलब खुद। ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं या खुद तैयार कर सकते हैं, वो जीव हो गए भी ऑटोट्रोफ्स। हेट्रोट्रोफ्स इससे ऑपोजिट हो जाएंगे, जो जीव अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट मेक देयर फूड ओन। एक तो ऐसे हो गए जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं, एक ऐसे हो गए जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है भाई, ऑपोजिट मान सकते हैं, एक बनाने वाले हैं एक नहीं बनाने वाले हैं। ये तो हो गई भी सबसे सिंपल बात। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th में, तो इतनी चीज से काम नहीं चलेगा। इतनी चीज से काम क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ये तो 6ठी 7वीं क्लास की डेफिनेशन होगी, तो इसमें और चीज ऐड करनी है भाई। ऑटोट्रोफ्स और हेट्रोट्रोफ्स दोनों मेन टॉपिक है भाई, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इनको अच्छे से तैयार करना है। तो ऑटोट्रोफ्स की अगर हम बात करें, कौन से जीव हो गए? जो जीव अपना भोजन खुद तैयार कर सकते हैं। तो कौन से जीव हैं जो अपना भोजन खुद तैयार करते हैं? एग्जाम्पल देखो, सबसे पहले ग्रीन प्लांट्स, आगे की बात आगे करेंगे। सभी हरे पौधे, सभी हरे पौधे किस कैटेगरी में आते हैं? ऑटोट्रोफ्स। ये बात हमने शुरू में की थी कि जितने भी लाइफ प्रोसेस हैं, एनिमल्स में भी देखते रहेंगे और प्लांट्स में भी, कि लाइफ प्रोसेस है वो प्लांट्स में किस तरीके से चलते हैं और एनिमल्स में किस तरीके से चलते हैं। ये बात बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, पहले से जानते हो तुम कि जो जीव, जो प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं, उनमें भी जीवन होता है, जीवित वस्तुओं में आते हैं ना वो। तो इसमें बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो ग्रीन प्लांट्स में भी देखेंगे हम, जितने भी लाइफ प्रोसेस है वो किस तरीके से चलते हैं। पौधों में जैविक क्रियाएं या जीवन क्रियाएं किस तरीके से चलती रहती है। अब इसमें यह आ जाएगा भी, ग्रीन प्लांट्स जब अपना भोजन तैयार करते हैं तो किस प्रोसेस के द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं, वो प्रोसेस भी इसमें ऐड करना है। तो पता है तुम्हें सभी को बहुत अच्छे से, सारे पौधे एक प्रक्रिया के तहत भोजन बनाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं भी हम? फोटोसिंथेसिस। क्या है प्रोसेस का नाम? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। तो ये हो गया भी हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया। फोटोसिंथेसिस के लिए कुछ जरूरी चीजें होती है भाई, उसको बोलते हैं रिक्वायरमेंट, कि फोटोसिंथेसिस के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है। किन किन चीजों की जरूरत रहेगी?
तो एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं हम कौन कौन सी चीजों की जरूरत रहेगी। सबसे पहले जरूरत रहती है बीच में क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है, क्या काम है उसके, ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए भाई, हमें बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं होती इसमें। दूसरी चीज है इंपॉर्टेंट, सनलाइट। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण का जो प्रोसेस है वो सिर्फ कब चलता है, दिन के समय। रात के समय प्रकाश संश्लेषण नहीं का प्रोसेस नहीं चलता। उसको किस चीज की जरूरत होती है, सनलाइट की। तीसरी चीज है भी इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। और चौथी चीज होती है इसमें वाटर। तो इसमें देखो भी, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। जैविक क्रियाएं, जैविक क्रियाओं के बारे में कर रहे थे हम। किसी भी जीव को जिंदा रहने के लिए जो क्रियाएं, जिन क्रियाओं की जरूरत रहेगी, जैविक क्रियाएं। फिर हमने किया था भाई जैविक क्रियाओं के बारे में, कौन कौन सी जैविक क्रियाएं होती हैं। तो जैविक क्रियाएं कौन कौन सी बताई थी, न्यूट्रिशन हो गया, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया, और इसमें एक्सक्रीशन वाला सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्शन वाला हो गया। फिर उसमें हम कर रहे थे भाई पहला लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, किसी भी जीव के द्वारा भोजन अंदर लेना और उसको यूटिलाइज करना, अलग अलग कामों के लिए लगा देना। फिर न्यूट्रिशन किस चीज से मिलता है हमें, फूड से। फूड के बारे में बात की थी भी हमने कि फूड क्या है और हर एक जीव के लिए जरूरी क्यों होता है। भोजन के तीन काम बताए थे, कौन कौन से काम थे भाई, तीन। सबसे पहला तो था एनर्जी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट के लिए भोजन लेते हैं। दूसरा था ग्रोथ, और तीसरा था रिपेयरिंग, बॉडी की रिपेयरिंग, जो भी टूट फूट होती रहती है, घाव वगैरह हो जाते हैं, उसकी रिपेयरिंग के लिए। फिर हमने बात की थी भी कि हमारे भोजन में क्या क्या चीज मौजूद होनी चाहिए, मनुष्य के भोजन में कौन कौन से अवयव होते हैं, कौन कौन सी चीजें होती हैं, वो की थी हमने। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और लिपिड, उनके बारे में कर लिया। कैसा भोजन खाना चाहिए, बैलेंस डाइट। फिर उसके बाद कर रहे थे भाई हम पोषण के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांट सकते हैं, या सजीव, जितने भी सजीव हैं उनको कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में। दो भाग कौन से थे, ऑटोट्रोफ्स और हेटेरोट्रोफ्स। ऑटोट्रोफ्स वो जीव जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं, हेटेरोट्रोफ्स वो जीव जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। ऑटोट्रोफ्स का एग्जांपल देखा था हमने, सभी हरे पौधे। सभी हरे पौधे किस प्रोसेस के तहत अपना भोजन बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। अब हमने कर लिया लास्ट में प्रकाश संश्लेषण की जरूरत, कि उसके लिए कौन कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसमें हो गए क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो ये इतना चीज कर लिया अभी हमने। हेटेरोट्रोफ्स, हेटेरोट्रोफ्स का एग्जांपल और देख लेते हैं। हेटेरोट्रोफ्स में कौन कौन से उदाहरण रहेंगे भी, ऑल एनिमल्स। ऑल एनिमल्स भी कौन से भी, जो अपने भोजन के लिए या तो दूसरे पेड़ पौधों के ऊपर निर्भर करते हैं या दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर करते हैं। तो आज इतना ही करेंगे भाई हम। सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी, तो इनको अब और अच्छे से तैयार कर लेना है, एक बार रिवाइज रिपीट करके या रीड करके बुक में से। अगली क्लास में मिलते हैं भाई। थैंक यू।